मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों ने दी विकास योजना का प्रस्ताव। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के सफल पर 1 साल पर मुख्यमंत्री को दी बधाई। पहाड़ों की रानी मसूरी में अचानक बदला मौसम, तापमान में गिरावट, बारिश और ओलावृष्टि से शहर में ठंड का एहसास, लोग अलाव और गर्म कपड़े में दिखे। रुद्रप्रयाग में एनएच पर संदिग्ध शव मिलने से सनसनी, पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे शव मिला, मौत के कारणों की जांच जारी। उप जिलाधिकारी रिंकू बिष्ट ने यूसीसी से जुड़ी अहम जानकारी दी। विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य, मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों के कारण जरूरी। औली में लगातार बर्फबारी, पर्यटक बर्फ का मजा ले रहे, बर्फ की चादर से ढका शहर, खूबसूरती में लगे चार चांद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास पर रानीपुर से विधायक आदिश चौहान, जागेश्वर से विधायक मोहन सिंह मेहरा और कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया ने मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान सभी ने मुलाकात की। वहीं यूसीसी के पूरे 1 साल पूरे होने पर उन्होंने बधाई दी और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान सकारात्मक भरोसा दिया। वहीं अपने अपने क्षेत्र की विकास योजना से जुड़े पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे। बता दें इन योजनाओं को मंजूरी देने का उन्होंने अनुरोध किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अनुरोधों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की विकास योजना से जुड़े पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे और इन योजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अनुरोधों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई मौजूदा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं, जहां रानीपुर से विधायक आदिश चौहान, जागेश्वर से विधायक मोहन सिंह मेहरा और कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। बता दें ये मुलाकात यूसीसी के 1 साल के सफल होने पर यह मुलाकात हुई, जिस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास योजना से जुड़े पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे और इस पत्र में इन योजनाओं की मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अनुरोधों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। वहीं बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
चलिए रुक करते अब अगली खबर की और अगली खबर है पहाड़ों की रानी मसूरी से, जहां इस बार मौसम ने फिर करवट ली। बता दें, मसूरी में मौसम ने इस बार फिर करवट ली है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। इस दौरान वहां मौजूदा लोगों ने इस खास मौके पर बर्फ का आनंद लिया। बता दें, देर रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से मसूरी की सड़कों और खुले इलाकों में सफेद चादर बिछ गई। बता दें, कई लोगों को यह नजारा देखकर पल भर के लिए बर्फबारी का एहसास हुआ। अचानक बदलते मौसम से मसूरी और भी खूबसूरत नजर आने लगी। वहीं बारिश और ओलों के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। ठंड बढ़ने से स्थानीय लोग और पर्यटक फिर से सर्दी महसूस करने लगे। बता दें, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे। वहीं सुबह होते ही कई इलाकों में लोग ओलों को हाथ में लेकर फोटो और वीडियो बनाते नजर आए और इस नज़ारे का खूब आनंद लिया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और पहाड़ी रास्तों व यातायात पर नजर रखी जा रही है। हाल ही में हुई बर्फबारी के दौरान मसूरी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे जाम जैसी स्थिति बन गई थी। इस बार भी मौसम बिगड़ने की स्थिति में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहने की योजना बना रही है। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और किसी भी तरह का जोखिम ना लें। वहीं जरूरत पड़ने पर यातायात डायवर्जन और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। मौसम के इस बदलते मिजाज से जहां ठंड बढ़ी है, वहीं मसूरी में एक बार फिर सर्दियों जैसा माहौल बन गया है, जिसका आनंद लोग उठा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें मसूरी की है, जहां मसूरी में फिर से एक बार मौसम ने करवट ली है। बता दें, देर रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से मसूरी की सड़कें और खुले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मसूरी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। साथ ही अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का इस्तेमाल करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सड़कों की और यातायात व्यवस्था की, तो लगातार प्रशासन इस मुद्दे पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सावधानी से अपनी गाड़ी चलाएं और यात्रा करते समय एक बार सुनिश्चित कर लें और वहां के मौसम के अपडेट्स ले लें। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। अगली खबर है रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग से, जहां रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर एक संदिग्ध हालत में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें, रुद्रप्रयाग का पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर आगे बद्रीनाथ की ओर सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव देखने को मिला। बता दें, पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने शव को देखे जाने के बाद तुरंत कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव के पास एक कार भी खड़ी मिली, जिसे मृतक की बताई जा रही है। वहीं कार की जांच करने के आधार पर कुछ अन्य मृतक वहां पहुंचे हैं। बता दें, मृतक के कुछ जानकारी देने के लिए वहां उनके परिजन पहुंचे हैं। इसके साथ ही कार की जांच करने पर आधार कार्ड और कुछ अन्य कागजात मिले हैं, जिससे मृतक के दिल्ली का रहने वाला होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक कुलदीप पंत ने बताया कि पुलिस मृतक के परिजनों से संपर्क कर रही है। फिलहाल मौत के कारणों की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग की है, जहां रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर एक हादसे के दौरान एक शव मिला है। बता दें, पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर आगे बद्रीनाथ की ओर सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव देखा गया है। उसके पुलिस को इस दौरान सूचना मिलते ही शव को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि शव के पास एक कार भी खड़ी थी, जिसे मृतक की बताई जा रही है। वहीं कार की जांच करने पर आधार कार्ड और कुछ अन्य कागजात मिले हैं, जिससे मृतक की पहचान दिल्ली का रहने वाले के रूप में हुई है।
वहीं फिलहाल मौत को कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस लगातार इस मामले पर जांच कर रही है। और रतूड़ा के बीच में एक चढ़ाई जगह है, वहाँ पर एक जो है कार के अंदर जो है एक बॉडी थी। वो 112 के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी और उसमें जो है अभी उसकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है और पंचायतनामे की कार्रवाई हमने कर ली है और बॉडी हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में मॉर्चरी में पहुँचा दी है। तो घर वालों को हाँ, जो नंबर हमें आ रहे थे उसके फ़ोन से उनसे हमने बात कर ली है। जो घर वाले हैं उनसे हमने फ़ोन से उनको सूचना दे दी। आने के बाद हाँ, वो जब वो शिनाख्त कर लेंगे तभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये व्यक्ति कौन है। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की और। अगली खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड मुख्यालय में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें, गोष्ठी को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी सल्ट जिनको बिष्ट ने यूसीसी से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण जरूरी है। इधर उप जिलाधिकारी ने लोगों से अपने विवाह का पंजीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले भी ग्रामीण इलाकों में पैम्पलेट और बैनर के जरिए लोगों को जागरूक करता रहा है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि यूसीसी का मकसद समाज में समानता और पारदर्शिता लाना है। इस गोष्ठी में जनप्रतिनिधि, स्थानीय, ग्रामीण और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण थे, हमारे प्रबुद्ध जनता थी, उनको हमने यूसीसी के जो विभिन्न विधिक उपबंध है उसके विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी है और आप लोगों से अपेक्षा भी कर रखी है कि आप अपने अपनी जो ग्राम सभाओं में है उसका 100% विवाह का पंजीकरण करा लें, क्योंकि मार्च 2010 के बाद में विवाह का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना है। तो इनसे अपील भी हमारे लोगों के द्वारा की गई है कि ये एक ऐसा विधिक दस्तावेज है जिसकी कि भविष्य में आवश्यकता होगी और आज अगर हमारे पास में इसका पंजीकरण हो जाता है तो एक ग्राम सभा का हमारे पास एक डाटाबेस जो है वो अद्यतन बना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आ रही है औली से, जहां औली से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फ की मोटी चादर से ढका औली इन दिनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। ताजा बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। हर दिन सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फ में घूमते, खेलते और फोटो वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण औली में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सड़क कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन ठंड के बावजूद पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। बता दें, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से औली में रौनक लौट आई है। स्थानीय लोग, होटल कारोबारी और पर्यटन से जुड़े लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। होटल बुकिंग में भी इजाफा देखने को मिला है। वहीं प्रशासन भी मौसम को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है। बता दें, पर्यटकों से अपील की जा रही है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और सुरक्षित रहें। कुल मिलाकर कहा जाए तो बर्फबारी ने औली की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। ठंड के बीच औली में सर्दियों का असली मजा पर्यटक जमकर उठा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 के दौरान माघ मेले में हुई घटना ने तेजी से राजनीतिक रूप ले लिया है। बता दें, यह मामला अब केवल धार्मिक या प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि विपक्षी दल इसे सनातन धर्म के अपमान और योगी सरकार की असफलता के रूप में पेश कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अपनी पालकी यानी कि रथ में संगम तट पर शाही स्नान करने जा रहे थे, लेकिन मेला प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के कारण कोई आधिकारिक शंकराचार्य मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके अलावा उनके शिविर पर शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का बोर्ड लगाने पर नोटिस भी जारी किया गया था। इस घटना के बाद उनके शिष्यों और समर्थकों में हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई और कुछ रिपोर्ट में लाठीचार्ज और मारपीट के आरोप भी सामने आए, जिसके बाद शंकराचार्य ने स्नान से इनकार कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। वे कई दिनों से अनशन और धरना जारी रखते हुए अपनी जान को खतरे में बताया। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इस मामले पर तेज हो गई। बता दें, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल ने पोस्टर हाथों में लेकर इसका विरोध जताया। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी मेंबर करण महारा ने कहा कि भाजपा सरकार हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करती रही है, लेकिन मौनी अवस्था के दौरान शंकराचार्य को स्नान करने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य अभी में लगातार सवाल उठा रहे हैं। 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से गौ मांस के निर्यात में वृद्धि पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। यही कारण है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारी सनातन परंपरा है कि मौनी अमावस्या के दिन और नहान का जो दिन होता है, उस दिन ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा जो है स्नान करते हैं। उसके बाद आम नागरिक भी करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके हैं कि पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा। उसमें शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन, महास्नान के दिन वो स्नान करने जा रहे थे, जिनको प्रशासन के द्वारा रोका ही नहीं गया, उनको अपमानित किया गया। 2-3 किलोमीटर तक उनका जो डोली है, उनकी डोली को जो है खींचा गया और उनके साथ जो उनके अनुयायी थे, उनकी जटाएं खींची गई, गले दबाए गए और उनके संग मारपीट तक करी गई। शंकराचार्य जी लंबे समय से धरने पे हैं, लेकिन कोई खबर आ रही है अब राजधानी दिल्ली से, जहां समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी को लागू हुए 1 साल पूरे होने पर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के बारे में हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, यह सनातन पर हमला है। रावत के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यूसीसी वास्तव में समानता की दिशा में उठाया गया कदम है, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूसीसी का उद्देश्य नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट मान रहा है। इस बीच राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने इस कानून को लागू करने में कितनी पारदर्शिता दिखाई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उधर सरकार का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य केवल समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है और यही किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। यह पूरी घटनाक्रम से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और मीडिया दोनों में सुर्खियों में बने रहने की संभावना है। देखिए, यूसीसी में हमको कुछ कहने की वही नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, सनातन पर हमला है यूसीसी। सनातन के अंदर संस्कार आधारित पद्धति है सनातन धर्म जो है, और संस्कार में विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। और ये रजिस्ट्रेशन के जरिए जो लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन आदि का इन्होंने वो रास्ता निकाला है, वो जो है हमला करता है, वो अटैक करता है जो विवाह रूपी संस्था है उस पर जो है। खबर आ रही है अब देहरादून से, जहां यूसीसी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर साफ संदेश दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जब इस कानून को लागू किया गया था, तब कुछ लोगों ने इसके बारे में गलत प्रचार और दुष्प्रचार किया था।
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने खामियां बताई, लेकिन मैं कहूं तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ खामियां निकालते हैं और गलत प्रकार का प्रचार करते हैं। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से मूल निवासी और मूल निवास की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कानून का मूल निवासी या मूल निवास से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसे लेकर किसी प्रकार की भ्रांति या डर की जरूरत नहीं है। धामी ने लोगों से अपील की है कि इस कानून के बारे में केवल सही और आधिकारिक जानकारी ही ले। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है, न कि किसी के अधिकारों या पहचान को छीनना। चलिए अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे अभियान के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। बता दें, सीएम धामी ने कहा कि राज्य में किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी संगठन या राजनीतिक दल को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री से जनता और स्थानीय लोगों से अपील की कि यदि उन्हें किसी स्थान पर अतिक्रमण की जानकारी हो तो इसे प्रशासन और संबंधित विभागों को तुरंत सूचित करें, ताकि विधि के अनुसार कार्रवाई की जा सके। धामी ने जोर देते हुए कहा कि राज्य में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरी तरह संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अभियान किसी भी दबाव या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए चलाया जा रहा है। कानून के तहत सभी कार्रवाइयां हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज है, तो सबको बताना चाहिए, बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं। और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अब रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। बता दें, जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने हाल ही में गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के निर्देश के अनुसार घोड़ा खच्चर एसोसिएशन, डांडी कांडी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष में यात्रा के दौरान यात्रियों को हुई परेशानियों के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि इस बार यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुखद हो। वहीं जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि इस समय क्षेत्र में लगभग जमकर बर्फबारी हुई है और इसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस दौरान सभी सुरक्षा और सुविधा उपायों को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। वन-वे ट्रैफिक की बात चल रही है और इसीलिए हमने एक वैकल्पिक पैदल रूट भी जो है वो केदारनाथ जी यात्रा का बनाया है। अगर हम देखें तो भीमबली से केदारनाथ जी तक एक दूसरा रूट भी हम लोगों ने तैयार किया है, जहां से हम लोग यात्रियों का आवागमन कर सकते हैं। हालांकि उस रूट को सुचारू करने के लिए हमारे को करीब 1 साल, हो सकता है 1 सीजन इंतजार करना पड़े, क्योंकि उस रूट पे अभी रूट तो तैयार हो गया है, लेकिन जो बाकी सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पेयजल इत्यादि, ये हम लोग अभी तक वहां पे नहीं पूरा कर पाए हैं। क्योंकि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, जब ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो हमारे जो बाकी अन्य विभाग हैं वो भी वहां पे काम कर पाएंगे।
खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से, जहां जनपद रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी के बीच बाबा केदार की नगरी केदारनाथ पूरी तरह सफेद चादर से ढक गई है। बता दें, धाम में इस समय करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है और तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर चुका है। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बावजूद जवान मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त और निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर इन हिमवीरों ने भारी बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपना अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी धाम की सुरक्षा और मास्टर प्लान के तहत सरकारी संपत्तियों की निगरानी की जिम्मेदारी से ये जवान बखूबी निभा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट और हिमस्खलन को संभावना की देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जवानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है। केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौक चौबंद है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति ने एक प्रस्ताव रखा है कि चारधाम में गैर हिंदुओं को प्रवेश ना दिया जाए। इस विषय पर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। बताते उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि जिन लोगों की आस्था सनातन धर्म के तीर्थ स्थानों से नहीं जुड़ी, उन पर रोक लगाना ठीक है। शम्स ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्थान पर जाएगा जहां उसकी आस्था नहीं है, तो इससे देश और लोगों के बीच माहौल बिगड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस समय देश में कई षड्यंत्र हो रहे हैं और ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि बड़े आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर किसी जगह कोई घटना होती है तो उसके लिए गैर हिंदुओं को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शम्स ने कहा कि देश का सौहार्द बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। चार धाम में लगातार हमारी बात ये रही कि जिनकी आस्था हो वो आए, जिनकी आस्था न हो वो ना आए। जिनकी चार धाम में आस्था है वो आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन जिनकी देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, जिनकी देवभूमि पर आस्था नहीं है, जिनकी माँ गंगा पर आस्था नहीं है, जिनकी बाबा केदार बाबा बद्री पर आस्था नहीं है, उनका क्या काम चारों धाम में। तो मैं कहता हूं कि जिनकी माँ गंगोत्री माँ यमुनोत्री पर श्रद्धा नहीं है, उनका लाइनअप नहीं है, तो उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को कोई विवाद होता है तो माहौल देश का खराब होता है। और हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगातार साजिशें, लगातार षड्यंत्र पूरी दुनिया में किए जाते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि ऐसे धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक निपट जाएं। और इसमें अगर गैर हिंदू होगा और कहीं कोई मिसहैपनिंग हो गई, ऊपर वाला ना करे, तो फिर इल्जाम उन लोगों के ऊपर जाएगा जो उसमें बिन बुलाए मेहमान। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों से ठेका प्रथा के तहत काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के लिए नया साल राहत और सम्मान लेकर आया है। बता दें, भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के निर्णय के तहत अब ठेका कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित पूरा मानदेय मिलने लगा है। पालिका सभागार में आयोजित बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व में कर्मचारियों को सिर्फ 8,000 रुपए मासिक मिलते थे, जबकि अब सरकार द्वारा तय 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय उनके खाते में जाएगा। 1 जनवरी से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का ठेका लॉर्ड शिवा कंपनी को दिया गया है। वहीं जिसमें कर्मचारियों का निर्धारित वेतन, ESI, PF सहित सभी सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। शर्तों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बता दें, पालिका अध्यक्ष ने पूर्व बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ कर्मचारियों को बिना काम वेतन दिया गया और कुछ पर अतिरिक्त काम का दबाव डाला गया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मिले 25 लाख रुपए के पुरस्कार में से 12,50,000 रुपए सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन
राशि के रूप में दी जाएगी। आज मुझे कर्मचारियों ने श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था और हम नगर पालिका मसूरी में विगत कई वर्षों से 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पर्यावरण मित्रों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का जो जारी करा है, 15,500 हमारे कर्मचारी ले रहे हैं, तो आप नगर पालिका मसूरी में क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमेशा नगर पालिका ये कह करके टाल देती थी भाई जब तक बोर्ड बैठक निर्णय नहीं होगी हम क्या कर सकते हैं। इस बार नया बोर्ड आया, माननीय सकलानी जी जो हमारी चेयरमैन साहिबा आई हैं और साथ में जो अधिशासी अधिकारी हैं, दोनों ही बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक रूप के रहे हैं। अभी माननीय भगवत प्रसाद मकवाना जी के साथ हम समीक्षा बैठक लेने आए थे, तो माननीय आयोग ने भी ये निर्देश जारी किए कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी हाल में 500 रुपये प्रतिदिन से कम का वेतन नहीं देना है। साथ ही ये भी निर्देश दिए थे कि इनको वीकली ऑफ देना चाहिए, EPF ESI देना चाहिए। मैंने कई कर्मचारियों से बात करी, कार्य करने के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई इलाज का पैसा नहीं मिला, कोई मेडिकल की सुविधा। पौड़ी से खबर है जहां संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग कर जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता UCC केवल एक कानून नहीं बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं को समान अवसर देने का ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राजकुमार पौड़ी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आज उसका 1 साल पूरा होने का यहाँ पे समारोह मनाया गया और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, हमारे जो उत्कृष्ट कार्मिक थे उनको पुरस्कृत भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लाइव भाषण था उसका भी सभी ने श्रवण किया पूरा साथ में बैठकर। और ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी और बहुत ही सबको इम्पॉसिबल लगने वाली एक चीज़ थी जिसको एक्चुअली उत्तराखंड ने कर दिखाया और केवल अध्यादेश ही नहीं पास किया बल्कि उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया। और हमारे जनपद में भी आज 1166 में से 835 ऐसे गाँव हैं जिसमें 100% रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।